उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, तानापुर। चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। वहाँ ना सड़क थी, ना बिजली, लेकिन लोग खुश रहते थे। कम से कम बाहर से ऐसा लगता था। गांव वालों के बीच एक पुरानी मान्यता थी, सूखे कुओं के पास मत जाना। यह कोई गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते के किनारे था। कहते हैं कई साल पहले वहाँ एक औरत ने खुद को फांसी लगा ली थी। उसकी चीखें आज भी रात को सुनाई देती है। एक दिन गांव में एक युवक आया, नाम था राजीव। वह एक लेखक था और पुराने लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसने गांव वालों से शापित कुओं की बात सुनी और रुचि ले ली। वहाँ के बुजुर्ग बाबा सोमेश ने उसे सख्त हिदायत दी, बेटा उस कुएं के पास मत जाना, वहाँ कोई नहीं बचता। पर राजीव नहीं माना। अगले ही दिन वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस कुएं की ओर निकल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही हवा थम सी गई, पत्तियां हिलनी बंद हो गई। राजीव ने कैमरा ऑन किया और कुएं में झांका। कुएं में कुछ नहीं था, बस अंधेरा। तभी उसे किसी औरत की धीमी सी सिसकी सुनाई दी, मदद करो। राजीव चौंका। उसने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका और तभी कुछ हुआ। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उल्टी लटकी हुई कुएं की दीवार से निकलकर उसकी तरफ घूर रही थी। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल गहरी रात जैसी। राजीव के चीखने की आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन गांव तक नहीं पहुंची। अगली सुबह राजीव गांव लौट आया, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थी। वह बिना पलक झपकाए सबको देखता और कुछ बोलता नहीं था। बच्चे डरकर उसके पास नहीं जाते और पशु उसे देखकर भाग जाते। बाबा सोमेश समझ गए, वो अब राजीव नहीं है, वो कुछ और है। गांव में उस रात अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, छतों पर किसी के दौड़ने की आवाजें आईं और कुएं से आती रही वही सिसकियां। बाबा सोमेश ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया। वह बोले, जिसने राजीव का शरीर लिया है वह आत्मा अब गांव छोड़ने नहीं देगी। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर हवन शुरू किया और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, जब तक कुएं को शुद्ध नहीं किया जाएगा, आत्मा हर पूर्णिमा पर एक जान। गांव वालों ने मिलकर कुएं को बंद कर दिया और उस पर मंत्र लिखकर हवन किया। इसके बाद राजीव ने कभी उस आत्मा को नहीं देखा, पर हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है, बाहर से वही मदद की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि कुछ रहस्य दबे हुए हैं, जिन्हें छेदना मौत को बुलाना। गर्मी का मौसम था। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। मिट्टी सूख चुकी थी, खेतों में दरारें पड़ गई थी और गांव के कुओं का पानी भी आधा रह गया था। यह कहानी है एक गरीब किसान रामू की, उसकी पत्नी सीता और उनके छोटे बेटे गोपाल की, जो इस चिलचिलाती गर्मी में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। सुबह के 7 ही बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो। रामू सिर पर गमछा बांधे हाथ में फावड़ा लिए खेत की और निकल चुका। ए रामू, इतनी तेज धूप है, कुछ खा तो लो। सीता, खेत को देखना जरूरी है, बारिश अब तक नहीं आई। अगर जमीन को पानी ना दिया तो फसल का क्या होगा? माँ, मुझे प्यास लगी है। बेटा, थोड़ा पानी बचा है, पर संभाल के पीना। रामू अपने खेत में पहुंचा तो दिल बैठ गया। जहां कुछ दिन पहले हरियाली थी, वहां अब पत्ते बेटन मुरझाए हुए थे। मिट्टी इतनी गर्म हो गई थी कि नंगे पांव रखना भी मुश्किल था। हे भगवान, यह गर्मी तो जान ले रही है। ऊपर से ना बिजली ना पानी, कैसे जिएंगे हम लोग? पास ही एक पड़ोसी किसान हरिया आता है। रामू, अब की बार भी कुछ ना होगा तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? पता नहीं भाई, अब तो भगवान भरोसे हैं सब। सीता घर में गोपाल के पास बैठी थी, न तो पंखा चल रही थी। गोपाल बुखार में तप रहा था। हे हनुमान जी, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। गर्मी ने तो हालत खराब कर दी है। औरतें घर के बाहर बातें कर रही है। सीता का बेटा बीमार है, सुना है बहुत तेज बुखार है। गर्मी की वजह से गांव में कई बच्चों को उल्टी दस्त लग गए हैं। पानी भी साफ नहीं मिल रहा है। गांव का एकमात्र हैंडपंप अब सबका सहारा था। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते ताकि 2 बाल्टी पानी मिल सके। पंचायत बैठी थी। गांव वाले गर्मी से परेशान थे। बिजली 3 से 4 दिन से गायब थी। स्कूल बंद थे। पशु पक्षी तक बेहाल थे। हमें तहसील जाकर अफसरों से पानी और टैंकर की मांग करनी होगी। और बच्चों का इलाज। गर्मी से गांव के 4 बच्चों की हालत नाजुक है, कुछ की मौत भी हो चुकी है। क्या हमारा कोई सुनने वाला नहीं? रात को भी चैन नहीं था। लू की हवा अब भी गर्म थी। गोपाल की हालत और बिगड़ गई थी। रामू, हम डॉक्टर को कैसे लाएं? पैसे नहीं है और गांव से शहर तक जाने के लिए साधन भी नहीं।
हे भगवान, तूने इतना गर्मी दी, अब थोड़ी बारिश भी भेज दे। अगली सुबह आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चली, गांव वाले घरों से बाहर आए। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या आज बारिश होगी? माँ, ठंडी हवा चल रही है, क्या आज बारिश होगी? हाँ बेटा, शायद भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। और तभी पहली बूंदें जमीन पर गिरती है और गांव में फिर से खुशियां लौट आई। टिल्लू गांव के बाजार के बीचों बीच टिल्लू समोसे का ठेला लगाता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। वाह भाई, अब जाकर पेट में कुछ अच्छा गया है, वरना सारे बाजार में मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला। टिल्लू का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका सपना था एक पक्की दुकान खोलने का। अब तब तक मैं इस ठेले पर समोसे बेचता रहूंगा। आखिर मुझे भी तो एक दुकान खोलनी है। दुकान होगी तभी तो कोई बात बनेगी, ज्यादा लोग दुकान पर आया करेंगे और ज्यादा समोसे भी बिकेंगे। इसलिए अब मुझे दुकान खोलनी ही है। यह क्या, सारे जुड़े हुए रुपए निकाल लिए मैंने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जबकि दुकान खोलने के लिए तो कम से कम 70-8 हजार चाहिए होंगे। अगर मैं सेठ जी से 25 उधार ले लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। फिर दुकान खोलने के बाद तो मेरी कमाई इतनी अच्छी होने लगेगी कि मैं उनके रुपए 3 महीने में लौटा दूंगा। दुकान खोलने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उधार लेने का निर्णय लिया। टिल्लू गांव के सेठ जी के पास उधार मांगने गया। सेठ जी ने बिना गारंटी के उधार देने की शर्त पर उसे दोगुने पैसे लौटाने को कहा। 25,000 के बदले 3 महीने में 50,000। टिल्लू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने शर्त मान ली। पैसे लेकर वह घर पहुंचा और पत्नी के साथ मिलकर दुकान खोलने की योजना बनाई। टिल्लू ने पत्नी के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह उसी जगह के पास थी जहां पहले वह ठेला लगाता था। दुकान लगाते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और समोसे की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई। टिल्लू और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते। समोसे पहले से और अच्छे बनते और लोग तारीफ करते नहीं थकते। महीने के अंत में टिल्लू ने हिसाब लगाया, कुल 15,000 की बचत हुई थी, लेकिन सेठ का कर्ज चुकाने के लिए यह राशि कम थी। अब सिर्फ 2 महीने बचे थे और 35,000 और जोड़ने थे। टिल्लू ने फैसला किया कि अब समोसे की कीमत 10 से बढ़ाकर 15 रुपए कर देगा। पत्नी को चिंता थी कि ग्राहक कम हो जाएंगे, लेकिन टिल्लू को भरोसा था कि स्वाद के दम पर लोग आते रहेंगे। 1 महीने बाद नतीजा अच्छा रहा। 50,000 तक की बचत हो चुकी थी, लेकिन अब उसे लगा कि वह खुद के लिए कुछ नहीं बचा पा रहा। इसलिए उसने लागत घटाने की सोची और बाजार से सस्ते आलू और मसाले लाने लगा। धीरे धीरे समोसे का स्वाद गिरने लगा। ग्राहकों ने शिकायतें शुरू की, लेकिन टिल्लू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ पैसे जोड़ने की थीं। इस गलत फैसले का असर जल्द ही दिखने लगा। ग्राहक कम होते चले गए और अगले महीने के अंत तक वह पर्याप्त पैसे नहीं जोड़ पाया। समय पूरा होते ही सेठ उसकी दुकान पर आ गया और पूरा पैसा मांगने लगा। टिल्लू ने 35,000 ही जोड़ पाए थे। सेठ ने गुस्से में आकर कहा कि अब से हर दिन टिल्लू की दुकान की पूरी कमाई वही लेगा जब तक कि पूरा कर्ज नहीं चुकता दिया जाता। टिल्लू के पास विरोध करने का कोई उपाय नहीं था। सेठ रोज शाम आता, दुकान का मुनाफा लेता और चला जाता। हर दिन टिल्लू 100 से ज्यादा समोसे बेचने लगा। 200 रुपए सेठ को देता और बाकी खुद बचा लेता। दुकान अब सही चल पड़ी थी और इस तरह टिल्लू ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से न केवल कर्ज चुकाने का रास्ता बनाया बल्कि अपनी दुकान और इज्जत दोनों को संभाल कर रखा।